इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान के सीमा पे शहीद होने वाले वीर अब्दुल हमीद की धरती गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरी मुलाकात हो रही है गाज़ीपुर शहर के नवाब फाटक के पास डॉक्टर संदीप यादव जी से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनकी माता का देहांत हो गया था, लेकिन वो तमाम रस्म व रिवाज जो हिंदू धर्म में बना कर रखा गया है, जिससे समाज तबाह बर्बाद हो रहा है, उस तमाम धर्म कांड से हट कर करके डॉक्टर संदीप यादव ने अलग ढंग से एक मैसेज देने का जो प्रोग्राम बनाया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये उपज कहाँ से आई है और कैसे आप देना चाहते हैं। जी, ये जो मृत्यु भोज है वो एक तरह का एक कुप्रथा है और मृत्यु भोज एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण वाद और बनियावाद के पोषण का एक तरीका है। इस तरह से समाज को रचा गया कि इनका जो प्रिविलेज है समाज में, जो हेजेमनी है, वो बनी रहे। और हेजेमनी बेसिकली संस्कृति की हेजेमनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपको मैं अगर किसी ऑफिस में दबाऊं तो 8 घंटे की नौकरी में ऑफिस में आपको परेशान कर सकता हूं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से मैं कोई ऐसा ढांचा खड़ा कर दूं जिससे आप मेरी ही बात को माने, तो उसमें क्या होता है कि आप 24 घंटे के लिए एक ऐसे पुतले की तरह काम करते हैं जो मेरे इशारों पे काम करेंगे। तो संस्कृति ये काम करती है, इसीलिए कल्चर की पॉलिटिक्स, और इस देश में कल्चर की पॉलिटिक्स संघ ने की, जनसंघ ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने की। कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स रही वो इस तरह की कोई कल्चर की पॉलिटिक्स नहीं रही। और उसी 1925 में संघ की स्थापना हुई, उसी कल्चर की पॉलिटिक्स, संस्कृति की पॉलिटिक्स की फसल काट रही है बीजेपी अभी। और उसमें मृत्यु भोज एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि एक्चुअली जो भी आप रस्म रिवाज निभाते हैं, जो भी आप कर्मकांड करते हैं, उसमें आप किसी न किसी को मतलब प्रिविलेज दे रहे हैं। अब पुजारी जैसे ये जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में, या जाति की व्यवस्था है, ये इसका भी बड़ा इतिहास रोचक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि उसमें अभी आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ पुजारी हर वर्ग से होते हैं। केरला सरकार ने तो एक मेमोरेंडम निकाल दिया है कि एक क्वालिफिकेशन तय कर दी है, जो उतना पढ़ लेगा, उतना चीज़ें जान जाएगा, वो किसी वर्ग संप्रदाय से आता हो, वो पुजारी हो जाएगा। यहाँ जबकि पुरोहितों का जो सिस्टम है उसमें तय हो गया है कि इसी जाति के लोग पुरोहित होंगे। तो इससे क्या हुआ कि उस जाति की प्रिविलेज, और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, उस जाति की हेजेमनी, आधिपत्य, ये पूरे सिस्टम पर हो गया। और वो जाति मान लीजिए कुछ नहीं करती है तो हमेशा मजबूत रहेगी, उससे उनको दान मिलेगा। और उसी तरह का मामला बनिया उससे है, सिस्टम से। अब इसमें जो किसान जातियां हैं उसमें वो पिसती हैं, जो दलित मजदूर हैं वो पिसते हैं। होता क्या है कि वो अगर उनकी क्षमता नहीं है तो वो दूसरों को देख के, जो समाज में सिस्टम बना हुआ है उसके लिए वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च करते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि जो व्यक्ति मरा वो अपने जीवन भर सुख भोगा हो चाहे ना भोगा हो, मरने के बाद वो गद्दा दान करेगा, चारपाई दान करेगा, लोगों को मिठाई खिलाएगा। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर आपकी परिवार में कोई असमय मौत होती है तो लोग दिल पर पत्थर बांध के, वो जो आप मान लीजिए किसी जवान लड़के की मौत हो जाए किसी परिवार में, जिससे पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था चलती हो, लेकिन ये लोग 13 दिन बाद भोजन करेंगे, और जो भोजन करने वाले लोग हैं उस परिवार में लौट के नहीं देखते हैं कि उस परिवार का भोजन अब कैसे चल रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो दोहरी मार पड़ती है, और वो कर्ज के मकड़ जाल में, जंजाल में फंस के और वो दम तोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि समाज में उस परिवार का नुकसान होता है। परिवार एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई है और इस इकाई से पूरी व्यवस्था पलट जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी कहानी से इस सवाल का अंत करूंगा कि एक बार गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बढ़िया खत्री परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पिता कालूराम मेहता बहुत धनी थे। उनका जन्म तलवंडी में हुआ, अभी पाकिस्तान में पड़ता है वो हिस्सा, और अब उसका नाम बदल के ननकाना साहिब कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में रोज घूमते थे। 53 साल की उम्र तक जब घर से वो निकले, जवानी से भी किशोरावस्था में निकल गए थे, तब तक वो 24,000 किलोमीटर चले। चलते चलते वो हर की पौड़ी पहुंचे, और वो चलते चलते पैदल इलाहाबाद गए, पहुंचे थे, मदीना तक गए थे। और हर की पौड़ी पहुंचे तो वहां देखा, जब वो स्नान कर रहे थे वहां पे तो एक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था और व्यक्ति अनाज और जल अर्पण करता था।
ऐसा उन्होंने 3-4 बार देखा और देखने के बाद सवाल पूछा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण चिढ़ गया, बोला कि देख नहीं रहे हो ये अपने पितरों को जल और अन्न तर्पण कर रहा है। तो उसके बाद फिर गुरु नानक देव भी उत्तर की तरफ मुड़े और जल देने लगे। तो फिर ब्राह्मण को लगा कि मुझे चिढ़ा रहा है, तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब इनके पितर अन्न और भोजन ग्रहण कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं भी अपने खेतों में सिंचाई कर सकता हूँ, यही देख रहा हूँ। तो ये जो कहानी है गुरु नानक देव की, वो सीधी सी कहानी है कि ये पूरा का पूरा पाखंड है। जिन पितरों को, जिन पूर्वजों को आपने घर पे तो कोई सुविधा दी नहीं, उनके साथ मारपीट। अब ये समाज में बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हर गांव में आप उठा लीजिए, ऐसे कुछ केस मिल जाएंगे जिसमें माता पिता को अब्यूज किया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़के माँ को मार रहे हैं। तो ऐसे लड़कों का होना और ना होना ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है। और ये कुप्रथा उस पर चोट करेगी कि वृद्धावस्था में वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर, अपने रहन सहन पर वो पैसे खर्च कर सकता है। ये मसला वंचितों को, खास करके ओबीसी एससी एसटी को अपनी शादियों में भी लागू करना चाहिए। रामस्वरूप वर्मा जी के दिखाए हुए रास्ते पर अर्जक संघ के द्वारा चलना चाहिए और अपनी शादियों में आधे घंटे में दिन में करना चाहिए, कम से कम पैसा खर्च करके करना चाहिए और अपने पूरे परिवार के रिसोर्स को शिक्षा पे लगाना चाहिए, अच्छी चीजों पे लगाना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। इस धर्मकांड जो किया जाता है, तो इससे तो आर्थिक रूप पे जो नुकसानात होते हैं, इसका फायदा किसको होता है? दो ही तबके को होता है, पुरोहित वर्ग को जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं और बनिया वर्ग को। देखिए ब्राह्मण पूजा कराता है, बनिया सामान बेचता है, तो किसान, एक प्रेमचंद की कहानी है, दो कहानियां हैं, बड़ी अद्भुत कहानियां हैं। प्रेमचंद एक कालजयी लेखक थे, उनको आप यही लम्ही के थे, लम्ही बनारस के पास है जी, और वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहानी लिखी है कफन, जो चोट करती है। कफन को मैं आपको दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो गूगल पे उपलब्ध है, आप अखबार एक दिन मत पढ़िए, लेकिन कफन 3 पेज की कहानी है, जरूर पढ़ें। कफन में घीसू और उसका बेटा, उसकी बहू मर जाती, वही खाना बनाती थी, बहुत गरीब थे और उनको शराब की लत थी। गरीबी आपको तमाम तरह की बुराइयां देती हैं। वो कफन के लिए पैसा जुटाते हैं, फिर उस पैसे को पी जाते हैं और उनका कहीं कुछ नहीं होता है, उनको ना नर्क मिलता है, ना ही उनको कोई दिक्कत होती है। लेकिन कफन इस मार्मिक समाज का एक मार्मिक चित्रण करती है। वो बताती है कि समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितनी दिक्कतें हैं। उनकी कहानी 2.5 सेर गेहूं, उसमें किसान साहूकार से उधार लेता है और अंत में साहूकार उसका पूरा खेत खरीद लेता है और किसान अपने ही खेत पर मजदूर हो जाता है। ये भी बताता है कि कैसे बनियावाद इन कुप्रथाओं की वजह से लोगों को अपने शोषण का शिकार बना लेता है और उनका दमन कर देता है, पूरी तरह से उनको खत्म कर देता है। तो इससे दो वर्ग को, पुरोहित और बनिया, व्यापारी वर्ग को फायदा है। तो आपके समाज के लोग इसको पूर्ण रूप से क्या खत्म कर पा रहे हैं? देखिए, कोई भी शुरुआत एक परिपाटी सी बन चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, जैसे मैं अगर भारत एक विशाल देश है, विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी है, तमाम तरह के यहाँ राज्य हैं, 24-25 मुख्य भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। तो ये विविधताओं वाला देश है। भाषा से साहित्य बनता है, साहित्य से संस्कृति और संस्कृति से समाज। तो भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अगर एक तरह से देखूं इसको, तो दक्षिण भारत में भी समाज में तमाम धर्म की चीज़ें हैं, लेकिन उत्तर भारत में यहाँ अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हो तो 77% की पिछली जनगणना में 2011 की जो जनगणना हुई, अभी तो 21 में होनी थी, अभी तक नहीं हुई, 24 आ गया। तो उसके हिसाब से 77% लोग लिटरेट हैं, साक्षर हैं। जो लिटरेसी रेट है वो 77% है। तो आप ये समझिए कि उस 77% में मुझे लगता है कि 30 से 40% भी लोग जेन्युइन, मौलिक, सही में उत्तर प्रदेश में साक्षर नहीं है, क्योंकि जिस तरह के क्वालिटी स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, लोग साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन समाज बनाने की दिशा में, इस पर कुछ काम करने की दिशा में नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो हमारा समाज है, खास करके ओबीसी एससी एसटी, ये सांस्कृतिक पूंजी में, कल्चरल कैपिटल में, सोशल कैपिटल में और सोशल अवेयरनेस में बहुत पीछे है। तो अब देखिए कि ब्राह्मण जो वर्ण है वो वर्ण एक है और जाति एक है, क्षत्रिय का भी वर्ण एक है और जाति एक है, वैश्य की भी वर्ण एक है और जाति एक है। लेकिन सूदों में, ओबीसी में 5000 जातियां हैं, जिनमें काका कालेलकर कमीशन ने तो करीब उन्होंने जो जातियां इकट्ठा की 1743, फिर उसके बाद बीपी मंडल कमीशन ने
3700 कुछ जातियों का वो किया ओबीसी लिस्ट में, अभी वो बढ़ते बढ़ते 5000 हो गई हैं। तो ये जो 5000 जातियां हैं, इन लोगों को, ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए कि अपनी रोटी और बेटी का संबंध अपने में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग जब तक, इनको बांटा ही इसीलिए गया था ताकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को चुनौती न दे सकें। संख्या में ज़्यादा है तो उनको एक उनको भय था कि ये यूनाइट हो जाएंगे तो हमको कभी भी सत्ता से बाहर कर देंगे, उनका आदमी भी खड़ा हो जाएगा तो हमारे गोले को घेर लेगा, हमारे तोप को घेर लेगा। तो ये यूनिटी नहीं रहेगी जब तक सांस्कृतिक यूनिटी, सामाजिक यूनिटी, माने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता और रोटी बेटी का संबंध। बाबा साहब यही कहते थे। उससे पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि इंडोगेमी, माने यादव का यादव में ही शादी आपको कहीं नहीं ले जाएगा। यादव कुर्मी जो सक्षम जातियां हैं, कुशवाहा हैं, इनको लीड लेना होगा, जो बड़ी जातियां हैं, जो इंजन हैं ओबीसी में। इसी तरह से दलितों में है, जाटव हैं, खटिक हैं, धोबी हैं, इनको लीड लेना होगा। नहीं तो ये क्या होता क्या है ना कि आपको एक खाके में बंद करके और आपको यूज किया जाता है। तो आपके लिहाज से इन तमाम बड़ी जातियों को जो है ओबीसी को, इन तमाम शादी ब्याह हर जगह आगे होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा। उन्होंने कहा कि जो भारत की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है वो चौमंजिला इमारत की तरह है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर के निचले चौमंजिला इमारत है, मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो मैं ना फर्स्ट फ्लोर वाले पे जा सकता हूँ ना टॉप फ्लोर वाला मेरे यहाँ आ सकता है। होता क्या है कि आप एक में शादी करोगे तो इसी कमरे में बंद रहोगे, बाहर तो जाओगे नहीं ना। या सीढ़ी नहीं है तो आप ऊपर कैसे जाओगे, सीढ़ी क्या होगी। यही संबंध एक्चुअली जितने भी दार्शनिक हुए, चाहे जितने भी समाज सुधारक या महत्वपूर्ण लोग हुए, चाहे मैं तथागत बुद्ध की बात कहूँ, वो चेतन होने की बात करते थे। मैं बसवन्ना की बात करूँ, वो ब्राह्मण थे कर्नाटक के, उन्होंने ही लिंगायत धर्म चलाया था। उन्होंने तो ब्राह्मण होते हुए, वो राजा बिज्जला के सेनापति भी थे, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा है कि आदमी का आदमी से ही भेदभाव है, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि ये हिंदू व्यवस्था ठीक नहीं है। माने जो भी उस समय धर्म था, भारत का जो हिंदू धर्म है वो कई संप्रदायों का समूह है, एक जीवन जीने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक धर्म है। तो उस समय जो भी वहाँ की सिस्टम था उसको खिलाफ विद्रोह किया बसवन्ना ने, और उन्होंने यही कहा कि इस जाति व्यवस्था से निकलना होगा जिनको आप अछूत समझते हो। अच्छा देखिए विडंबना, देखिए लोग, बड़े बड़े लोग, धनी लोग अपने कुत्ते को लेकर बेड पे सोएंगे, कुत्ते को लेके बेड पे सोएंगे, उसकी फोटो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालेंगे, डीएम सोएगा। लेकिन अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति अगर उनको छू दे तो वो कहते हैं कि अछूत और इस तरह की व्यवस्था, और ये कितना बड़ा पाखंड है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए आप, एनिमल आपके लिए प्यारा है लेकिन जो मनुष्य है, जो आप ही की तरह खून से और हाड़ मास से बना हुआ है, वो नहीं। तो बसवन्ना ने यही कहा, उन्होंने सबको शामिल किया उन जातियों में और लिंगायत धर्म की स्थापना की और इस तरह से किया। तो चाहे रैदास हो रहा है, दो संदेश क्या देना चाहते हैं मैं जान लेता हूं। मैं दो संदेश यही देना चाहता हूं कि एक्चुअली जाति एक कैंसर है। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जाति एक इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका नेटवर्किंग है, कनेक्शन है, तो जाति जो है आपके लिए खूब काम करेगी। अगर आप मान लो मैं एक नेटवर्किंग वाली जाति का उदाहरण दूं, अगर भूमिहार हैं आप गाजीपुर के, तो आपका केरल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक कनेक्शन रहेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके वहाँ के हैं, आपके लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, तो वो आपको मदद करेंगे। लेकिन जो कमजोर जातियां हैं उनका नेटवर्किंग भी कमजोर होता है, और कमजोर नेटवर्किंग से आप मजबूत नेटवर्किंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी नेटवर्किंग मजबूत करनी होगी, तो कैसे करेंगे? आप अपने अंदर के मतभेदों को, मत भिन्नताओं को, और मत भिन्नताएं क्या होती हैं? सबसे पहले ईगो होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जबकि श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो श्रेष्ठता का स्तरीकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी माने ग्रेड बनाया गया है। हम शूद्र कहता है कि हम अति शूद्र से श्रेष्ठ हैं, वैसे कहता है कि हम शूद्र। ये एक्चुअली बांटने का तरीका है जिसको इनको समझना होगा, ओबीसी एससी एसटी को। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं कि इनको, मेरा जो मैसेज है, दो संदेश है कि आप ओबीसी के लोग एससी से शादी नहीं कर सकते, बड़ा क्रांतिकारी हो जाएगा, तो ओबीसी में ही करें, एससी के लोग एससी में ही दूसरी जातियों में करें, उनमें भी बड़ा भेदभाव है। और फिर बाद में थोड़े संपन्न, क्योंकि आर्थिक संपन्नता आती है तो ये भेद टूटता है, क्योंकि जब अर्थ आएगा, आपके पास धन आएगा, तो आपके सोचने का दायरा ऊपर जाता है। और सोचने का दायरा, क्योंकि संस्कृति एक परिवेश में ही पलती है, उसके लिए मिनिमम सुविधाएं चाहिए। शादी की रस्म को तोड़ें, बिल्कुल, शादी की रस्म को तोड़ें, अर्जक संघ से करें, मृत्यु भोज को खत्म करें। ये कुप्रथाएं हैं। आप देखिए ना कि मैरिज हॉल किनके, आप एक सर्वे करिए गाजीपुर में, आप एक लेख लिखिए, उसमें आपको ओबीसी एससी एसटी के मैरिज हॉल बहुत कम मिलेंगे। अगर 100 हैं तो 5 मिल
जाए तो मैं आश्चर्यचकित होऊंगा। तो आप किसको मजबूत कर रहे हैं? जो आपका वैचारिक विरोध कर रहे हैं, जो आपकी जमीन को खोद रहे हैं। होता क्या है कि उन मारी जाल से वो पैसा कमाएंगे, फिर आपके खिलाफ नैरेटिव गढ़ेंगे और आपको राजनीतिक सत्ता से दूर रखेंगे, जिससे आपका विकास होना है। आपका विकास माने किसी धर्म के की पुरजोर वकालत करने से नहीं होना है। आपका विकास शिक्षा से होना है, अच्छे स्वास्थ्य से होना है और अच्छे समाज से होना है। अभी हम बात कर रहे थे, यकीनन पूरे समाज के लोग, भारत के ख़ास तौर पे SC, OBC, इन तमाम वर्ग को प्रोफेसर संदीप यादव की बात को सुनना चाहिए और इस पे अमल करेंगे तो यकीनन भारत में एक नया इनकलाब आएगा। और इनकलाब खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बातें की हैं उन पे पदचिन्ह पर चलते हुए आपने इनकलाब लाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये विशेष मुलाकात पसंद आएगी और इस पे सोचने का विचार करेंगे। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।